नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 31 अगस्त 2020 और चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। आज जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो हम देखेंगे नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हम देखेंगे जो कि आपकी होने वाली है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है ना, ये स्कीम सरकार लेके आई थी 2014 में। इससे रिलेटेड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट इडेकल केव्स। क्या है ये केव्स, ठीक है, कहाँ पर हैं देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या हुआ है, सरकार एक स्कीम लेके आई थी 2014 में जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस स्कीम ने अपने 6 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी कारण ये न्यूज़ में आई है। इस स्कीम को समझने से पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। देखिए, सिंपल शब्दों में हम समझें तो एक जो आपका व्यक्ति है, एक आम नागरिक है आपके देश का, उस व्यक्ति के पास, इसका नाम है मोहन, ठीक है ना, मोहन का आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, यानी कि जो बैंक है पास में उससे उसको जोड़ना है मोहन को। ठीक है, यानी कि बैंक, मोहन के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मोहन अपने जो पैसे हैं वो अपने बैंक अकाउंट में डाल पाए, जमा कर पाए, उस जो पैसे उसने जमा किए, डिपॉजिट किए, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिले। ठीक है, फिर सही समय आने पर जब भी उसको ज़रूरत हो वो अपने पैसे निकाल सके, या फिर वो उसे अगर और कोई ज़रूरत आती है पढ़ाई से रिलेटेड, घर बनाने से रिलेटेड, कोई चीज़ खरीदने से रिलेटेड, तो वो लोन वगैरह ले पाए बैंक के पास जाकर। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को आम जनता तक पहुंचाना, यही इस स्कीम का मकसद है और इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। ठीक है, अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए 6 साल पहले ये स्कीम आई थी और 2020 तक इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ही रिमार्केबल रही हैं। इसने 19 अगस्त 2020 तक टोटल 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपने अकाउंट इसमें खुलवाए हैं। ठीक है, और वुमेन्स ने टोटल 55%, जो टोटल आपके 40 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खुले हैं उसमें जो वुमेन्स का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में समझते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, एक व्यक्ति के पास बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी बैंकिंग की, डिपॉजिट अकाउंट्स उनके खोले जाएंगे, रेमिटेंसेज उनको इजीली प्राप्त हो पाएंगा, क्रेडिट वगैरह, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, पेंशन उनको इजीली मिल पाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ होगा। ऑलराइट, कैसे टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ होगा, तो इंडिया ने इस स्कीम के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आई थी, वो थी रुपए कार्ड। ठीक है, जो कार्ड आपके पास है ना, एटीएम कार्ड, वो रुपए कार्ड इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, क्या किया जाएगा इसमें, सबसे पहले तो जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनके बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो बैंक अकाउंट खोले जाएंगे ना वो ज़ीरो बैलेंस से खोले जाएंगे, यानी कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना है अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। ठीक है, फिर क्या करा जाएगा, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, यानी कि जो व्यक्ति अनसिक्योर्ड हैं, जिनके पास इंश्योरेंस वगैरह के लिए पैसे वगैरह नहीं होते, इंश्योरेंस वगैरह जिनका नहीं है, तो वो ईजिली अपना इंश्योरेंस करवा पाएंगे। और जो एक्सीडेंटल, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, कितने, 2 लाख रुपए तक का। ठीक है, इस स्कीम के तहत अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो। फिर क्या होगा, फंडिंग द अनफंडेड, यानी कि जो आपके एमएसएमईज इंडस्ट्री होती है ना, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, या फिर आपका कोई नया स्टार्टअप है, तो उसके लिए इजी क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल किए जाएंगे, यानी कि वो इजी तरीके से अपना लोन वगैरह ले पाए। ठीक है, और क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, इसके ना बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इस स्कीम का, इस पॉइंट के अंदर, जो है कि है कोर बैंकिंग। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है। ठीक है, एसबीआई में अकाउंट है आपका भोपाल ब्रांच में। ठीक है, या फिर न्यू दिल्ली ब्रांच में है ना, न्यू दिल्ली में आपका अकाउंट है। अब आप रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं यहाँ भोपाल में। ठीक है, तो अब आपको अगर कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी की कोई भी ज़रूरत हो, अपना अकाउंट खुलवाना हो, पैसे वगैरह जमा करने हो, पैसे निकालने हो, तो आपको दिल्ली जाना पड़ता था पहले। ठीक ना, अब क्या किया गया है, सरकार लेके आई है कोर बैंकिंग। तो इसमें अब आप कहीं से भी, अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है तो आप एसबीआई के किसी भी बैंक में अगर आपको कोई भी काम करवाना हो अपने बैंकिंग का रिलेटेड, तो आप अपने पास वाली ब्रांच से कर पाएंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होगी बेसिक सेविंग अकाउंट विथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, यानी कि आपको 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी।
यानी कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है ना, आप अपना खर्चा वगैरह चला रहे थे, आपके अकाउंट में पैसे थे, फिर धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो गए, आपके पास ज़ीरो पैसे हैं। अब आप क्या कर सकते हो ना कि ज़ीरो बैलेंस होने के बाद भी आप अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हो अप टू 10,000, 10,000 रुपये तक के पैसे आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सरकार लेकर आई थी, ठीक है। एक था फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, इसी के तहत इसमें क्या किया जाएगा, व्यक्तियों को जिनके पास नॉलेज नहीं है, जैसे कि एटीएम का यूज़ करने से ना आज भी व्यक्ति डरता है, जो गांव के लोग हैं वो लोग आज भी डरते हैं कि यार कुछ हो ना जाए, पैसे वगैरह ना अटक जाएं एटीएम में, तो उनको लिटरेट किया जाएगा फाइनेंशियल एबिलिटीज़ के तहत, ठीक है ना। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड कर दी गई, वो है ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है ना। अब लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग के तहत जो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू बैंकिंग की जाती है उनकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। बीच में ना जब ऑनलाइन बैंकिंग नया नया आया था ना, मतलब कि अभी तो आप बहुत ईजी हो गया है यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाना, है ना, फ़ोन पे एज या फिर आपका जो भी अलग अलग ऐप्स हैं, है ना, उनसे आप इजीली बना लेते हैं। इसके पहले ना एक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन लिख के ऐप्स लेके आई थी हर बैंक अपना, है ना, एसबीआई का अपना खुद का मोबाइल ऐप हुआ करता था, ठीक है। तो उसके थ्रू वो लोग किया करते थे ट्रांसफ़र वगैरह, और जो भी जब भी आप बैंक जाते थे तो वो आपको बताते थे, है ना, जो भी आपका वहाँ पे बैंक में व्यक्ति होगा वो आपको बताएगा कि देखिए ऐसे ऐसे करके आपको यूज़ करना है। तो ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम था, ठीक है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है, कई बार आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, नहीं लोन नहीं लिया, अभी आप समझिए कि समय खराब चल रहा है इकोनॉमी का, है ना, तो बैंक क्या कर रहे हैं ना, लोन वगैरह नहीं देते हैं जब इकोनॉमी का समय खराब चल रहा हो, जब इकोनॉमी लॉस में जा रही हो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि रिटर्न्स आने की संभावना कम है। हमने मान लो अगर किसी नई इंडस्ट्री को लोन दे भी दिया तो हो सकता है कि वो हमें रिटर्न ना दे पाए, तो बैंक लोन नहीं देते हैं। तो इसके लिए सरकार लेकर आई है क्रेडिट गारंटी फंड, यानी कि भैया आप लोन दो, ठीक है ना। जिस भी एमएसएमई के व्यक्ति को, कोई अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो आप उसे लोन दो, आपका जो लॉस अगर होता है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, एक्सीडेंटल कवर होगा कितना, 1 लाख रुपए तक का, और लाइफ फिर ऑन अकाउंट ओपन बिटवीन, जिन भी लोगों ने 15 अगस्त 2014 से लेके 31 जनवरी 2015 तक अपने अकाउंट खुलवाए उनको लाइफ कवर भी दिया जाएगा 30,000 रुपये तक का, ठीक है। पेंशन स्कीम लेके आइए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन होते हैं, तो देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके आते हैं फार्मर्स, लैंडलेस, लेबर्स वगैरह, ये जो लोग होते हैं ना उनके लिए पेंशन स्कीम भी सरकार चला रही है। और अगर आप स्कीम वगैरह से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है जो हम हर दिन 8 बजे 8 PM पर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम को, तो वो लेक्चर सीरीज़ देखना ना भूलें, ठीक है। वहाँ पे हम सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम को कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने निकाला है, ठीक है, देखिए पढ़ लीजिएगा, इसको ईजी होगा आपको रिमेंबर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि ये रुपए कार्ड है, ठीक है ना, रुपए कार्ड दिया जाएगा हर व्यक्ति को। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले 5,000 की थी, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन है, अब उसको 10,000 कर दिया गया है, ठीक है। पेंशन वगैरह होगा, गवर्नमेंट के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है ना, जो भी आपके जनधन, जैसे कि आपका मनरेगा वगैरह के जो पैसे आना होता है किसी लेबर वगैरह के, तो अब वो डायरेक्ट उसके बैंक में आ पाएंगे, ठीक है ना। जो आपकी सब्सिडीज़ मिलती है, एलपीजी के ऊपर सब्सिडीज़ मिलती हैं, ठीक है ना, वो जो सब्सिडीज़ हैं वो भी अब हर व्यक्ति के डायरेक्ट बैंक में आ जाएंगी, डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है ना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक का है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, ठीक है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ऑलराइट। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी। और आप इसके PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन करें, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इडेकल केव्स से रिलेटेड। देखिए ये कुछ ऐसी केव्स हैं, यहाँ पर ऐसा आर्ट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी फेमस केव्स हैं। केव्स कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपकी लोकेटेड है अम्बुक्ती हिल्स, कहाँ, मैसूर के पास, मैसूर प्लेट्यू, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है ये केव्स, ये केरला में है, ठीक है ना। इट इज़ लोकेटेड अबव ऑन द सी लेवल, 1200 मीटर सी लेवल से ज़्यादा, ये आपको याद नहीं रखना है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है न्यूलिथिक कल्चर से रिलेटेड है ये पेंटिंग्स, ठीक है ना। जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना प्री एंशिएंट एरा, तो वहाँ पर ये न्यूलिथिक जो कल्चर था आपका उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड। 3 ऑर्डिनेंसेस लेके आई है सरकार, उसमें से एक ऑर्डिनेंसेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रह रहा है, वो है आपका फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ है
देखिए पहले क्या होता था, अच्छे से समझिएगा, कि अगर ये आपका एक किसान है मनोज, ठीक है, तो ये मनोज क्या करता है, अपना जो भी फसल इसने पैदा की, क्रॉप्स वगैरह, उसको ले जाके बेचता है ये मंडी में, ठीक है, मंडी में ये बेचता है सुरेश को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इस किसान के पास ना, हो सकता है कि जिस मंडी में ये ले जाके बेच रहा है वहाँ पे इसको उचित दाम नहीं मिल रहे हैं अपनी फसल के, ठीक है ना, रेट काफ़ी कम चल रहे हैं। वहीं इसको पता चलता है कि इसके पास वाली मंडी में, इस शहर से थोड़ा से दूर एक और मंडी है जहाँ पर उस जो क्रॉप है उसके प्राइजेस ठीक ठाक हैं, अच्छा रेट पर है, तो इसको वहाँ पे ले जाके बेनिफिट होगा। लेकिन अब क्या होता था कि पहले इसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसी मंडी में हुआ करता था, इसके पास वाली मंडी में, तो ये यहीं पे अपना फसल बेच पाता था। सरकार ने क्या किया है, अब कर दिया है, एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि आप ऐसा करें कि जो भी आपका फार्मर है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अपना प्रोडक्ट बेच पाए, ठीक है। अगर उसको लग रहा है कि महाराष्ट्र में जाके, एक एमपी का किसान है, उसको लगता है कि महाराष्ट्र में उसकी फसल जो है अच्छे से बिकेगी, तो वो महाराष्ट्र में ले जाके अपनी क्रॉप को बेच सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, क्यों जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। देखिए क्या कहना है फार्मर्स का, कि जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं इंडिया में वो ना छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी क्रॉप को एक, जैसे कि यहाँ पे एक मंडी है उसकी, भोपाल में एक मंडी है, भोपाल से वो ले जाकर महाराष्ट्र में किसी मंडी में अपना सामान बेच पाए, इतनी उसके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है ना, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, अपना ट्रॉली वगैरह नहीं है, जो कैसे लेके जाए वो, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि अब वो जब अपने पास वाली मंडी में भी बेचने जाएगा ना अपनी क्रॉप्स, तो जो मंडी के वहाँ पे जो भी लोग खरीदते हैं वो उसका शोषण कर सकते हैं। वो उनको पता है कि अब ये फार्मर जो कहीं और तो जा नहीं सकता अपनी फसल बेचने, इसको यहीं पे बेचना है, तो वो रेट जानबूझकर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लॉस हो सकता है फार्मर को, तो ये कुछ कंसर्न्स हैं फार्मर के, इससे रिलेटेड वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर यहाँ पर जो भी व्यक्ति पढ़ने के लिए था तो पढ़ाई हो चुकी है, वो अब जा सकता है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता है, छोटी छोटी कुछ मोटी बातें जानना चाहता है, तो वो प्लीज़ रुक सकता है। 5 मिनट का और ये लेक्चर बाकी है। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में भी है और बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति में आपको देखने को मिल जाएगा ये, वो चाहे, और अब तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, ठीक है ना। पहले ऐसा कहा जाता था कि बच्चों में डिप्रेशन नहीं होता है ना, लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चे भी कुछ ना कुछ डिप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये डिप्रेशन, क्या है, चलिए हमारी एक ये नई इनिशिएटिव है, अगर हमारे पास कभी टाइम रहेगा तो हम छोटी छोटी कुछ मोटी बातें कर लिया करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिप्रेशन को ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। तो डिप्रेशन को ओवरकम करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन होता कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये इतना इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन ना बस आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, आपके माइंड में जनरेट होते हैं, ऑलराइट। फिर ये नेगेटिव थॉट्स जब आपके माइंड में जनरेट हुए तो आप एकदम से वीक फील करने लगते हैं, आप मेंटली, और जब आप मेंटली वीक फील करोगे तो आप फिजिकली भी वीक फील करने लग जाओगे, ठीक है ना। आपका कुछ करने का मन नहीं होगा, कि बस यार पड़े रहते हैं बेड पर, कहीं उठना जाना नहीं है, यहीं पे आज रहेंगे, दिन भर मोबाइल वगैरह चलाएंगे, टीवी वगैरह देखेंगे, कुछ काम वगैरह नहीं करते हो आप। इससे आपको लॉस होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी लॉस आता है, ठीक है। अब इन नेगेटिव थॉट्स को ही तो हमें बीच में से हटाना है। ये जो थॉट्स है ना नेगेटिव, इन्हीं को आप अगर एलिमिनेट कर दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर आपके पास पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट कर पाते हैं तो ये आपके लिए अचीवमेंट हो जाएगी। इन्हें हम कैसे अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत ईजिली, व्यक्ति का पॉजिटिव होना से ज़्यादा ईजी होता है उसका नेगेटिव होना, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ चाहिए होती है बस उसको ट्रिगर करने के लिए, और वो एकदम से नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाता है। कोविड-19 का समय चल रहा है, बहुतों के पास जॉब चली गई हैं, ठीक, जिनके पास जॉब थी उनकी जॉब चली गई है, जो जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके कोई और अब रास्ता दिख नहीं रहा है, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे तो कैसे होंगे, कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको डिप्रेस्ड करती हैं, ठीक है। इन्हें हम ओवरकम कैसे करें। एक तरीका तो होता है काउंसलिंग का, ठीक है ना, कि कोई ना कोई काउंसलर आप ले लो, ठीक है ना, किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास चले जाओ, जिसे हम कहते हैं साइकाट्रिस्ट वगैरह, ठीक है। अगर आप साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप
उनके बिना भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। कोई व्यक्ति मान लो डिप्रेस्ड फील कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, पड़ा रहता है बिस्तर में, उसका उठने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा एकदम नेगेटिव नेगेटिव रहता है, उसके सामने ना आप उसको ऐसे लेके जाओ मैदान में और उसके सामने एक शेर छोड़ दो, उसका पूरा डिप्रेशन भाग जाएगा, तेज़ी से भागे वो, भैया भाग, जिंदा रहना है तो भागो या खड़े रहो यहीं पर, ठीक है। तो डिप्रेशन को बहुत ईजिली आप हटा सकते हो। क्या करें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं एक स्टूडेंट होने के नाते जो आप कर सकते हो डिप्रेशन को हटाने के लिए। वो क्या है कि सबसे पहले तो मीट योर सेल्फ वेयर यू आर, ठीक है। यानी कि ऐसे गोल को सेट करो जो आप अचीव कर पाओ। ऐसा नहीं कि भैया एक दिन में मैं पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ दूंगा, है ना। अचीवेबल है क्या? नहीं है अचीवेबल, नहीं कर सकते आप। अगर आप पढ़ भी लोगे तो माइंड में कितना स्टोर कर पाओगे, कितना कैरी कर पाओगे अपने साथ? पॉसिबल नहीं है पूरा कर पाना लक्ष्मीकांत को एक दिन में कवर। तो ऐसे गोल बनाओ कि जिनको हम अचीव कर पाए, कि मैं 10 दिन में लक्ष्मीकांत को पढ़ूंगा। अब ये थोड़ा अचीवेबल है, ठीक है ना, 10 दिन में तो इंसान कवर कर सकता है लक्ष्मीकांत, ठीक है। अगली चीज, अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है नो दैट टुडे इजंट इंडिकेटिव ऑफ टुमारो। यानी कि ये जो आज का समय है ना, ये भी गुजर जाएगा। यानी कि एक बहुत अच्छी लाइन है आपकी, गुजर जाएगा यह दौर भी, ज़रा सा इत्मीनान तो रख, जब खुशियाँ ही नहीं ठहरी तो गम की क्या बिसात। ये समय भी निकल जाएगा, ठीक है, किसी ना किसी तरह से निकल जाएगा। आपको बस पेशेंस रखना है, मेहनत करनी है सही डायरेक्शन में। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, वो है एक्सेस द पार्ट इंस्टेड ऑफ जनरलाइजिंग द होल। क्या होता है ना कि मान लो हम एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना, हम फेल हो गए किसी कारण से। अब व्यक्ति क्या करता है, बोलता है कि यार इस बार मैं पास नहीं कर पाया, अब मैं पूरी अपनी तरीका ही बदल दूंगा, फिर से तैयारी करूंगा यूपीएससी की, फिर से पूरा पढ़ूंगा, पूरी ज्योग्राफी पढ़ूंगा, पूरा वो पढ़ूंगा। तो भैया पूरा पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, जनरलाइज तो ना करना है। मान लो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी आपकी अच्छी है, तो इंडियन ज्योग्राफी की तरफ कम फोकस करो, फिजिकल ज्योग्राफी जो आपकी वीक है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स आपने पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिए, ठीक है ना, करंट वगैरह नहीं पढ़ के गए तो पूरी इकोनॉमिक्स फिर से मत पढ़ो, करंट वगैरह पे फोकस करो, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को डील करो, ठीक है। और अटेनेबल गोल्स बनाओ ना, जिन गोल्स को आप अचीव कर पाओ ऐसे गोल्स बनाओ, ठीक है। अगली चीज है रिवॉर्ड योर एफर्ट्स। होता क्या है ना, हम ना अपना इतने बिजी हो जाते हैं अपने डेली के रूटीन में, अपना रूटीन बना लेते हैं कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, फिर उसमें कहीं ना अपने आप को थोड़ा सा आप रिलैक्स नहीं करते हो ना, अपने आप को अवार्ड नहीं देते हो, अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दे पाते हो अपने एफर्ट्स के लिए, कि भैया कैसे अवार्ड दें। तो अवार्ड बनाओ कि जैसे कि मान लो आपने टारगेट सेट किया कि मैं इस टेस्ट सीरीज़ में इतने मार्क्स लेके आऊँगा, आपने अगर वो अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया तो अपने आप को एक डेयरी मिल्क गिफ्ट कर दो खुद से ही, ठीक है। इस प्रकार के अपने जो एफर्ट्स हैं उनको रिवॉर्ड करने की कोशिश किया करो, ठीक है। यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू क्रिएट अ रूटीन। देखो क्या होता है, जो रूटीन वाला व्यक्ति होता है ना, जो अपनी रूटीन पर टिका रहता है, वो बड़ा ठीक रहता है, ठीक है। वो ना नेगेटिविटी की ओर जाता है ना पॉजिटिविटी की ओर जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे आर्मी वाले लोग होते हैं, हम कहते हैं ना, जैसे कि बहुत कॉमन भाषा में हम यूज़ करते हैं, तेरा दिमाग तो आर्मी वाला है। व्यक्ति का ना दिमाग ही चलना बंद हो जाता है जब वो एक रूटीन पर टिक जाता है, ठीक है ना। वो अब खुद से कुछ नहीं करता है, जैसा ऑर्डर्स आएंगे वैसा करने लग जाएगा। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही नहीं है आप लोगों के लिए। तो अपने रूटीन को, एक रूटीन के ऊपर टिको मत, अपना रूटीन चेंज करते रहो, ठीक है। पढ़ाई का रूटीन बना के रखो, ऑलराइट, लेकिन रूटीन उसको चेंज करो, बोर मत होना एक ही रूटीन से कि डेली डेली पढ़ना है, डेली 5 घंटे सुबह से पढ़ने बैठ गए। ये जो 5 घंटे सुबह पढ़ रहे हो आप, उसको कई बार आप शाम को लेके चले जाओ, ठीक है। घूमने वगैरह ऐड करो इसमें, माइंड फ्रेश वगैरह किया करो, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताओ, अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ, ठीक है। डू समथिंग यू इन्जॉय, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कोई ना कोई हॉबी हमेशा अपने साथ रखो एक, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो ना, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो हम इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, हमारा काम बन जाता है। आप भी कोई ना कोई हॉबी ढूंढ लो, ठीक है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी होती है, कोई किसी को गाना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को ड्रामा करना अच्छा लगता है, करता ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के काम किया करो। और क्या करो, इसमें ना एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पर्सनलाइज्ड किया करो अपनी चीज़ों को, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको आप पब्लिक के साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना। पब्लिक में करोगे तो पीटे जाओगे, ठीक है। रोड पे जाकर डांस नहीं करना है आपको, घर में डांस करो, अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और क्या करना है, वॉलंटियर काम किया करो ना, ये काम बहुत ज़रूरत होता है,
ठीक है ना, किसी को जाके खाना खिला दिया, तसल्ली मिलती है। जब आप किसी को दूसरे को खुश करते हो ना तो आपको भी एक तसल्ली मिलती है, ठीक है। तो ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर लाइफ में एक आप प्रोग्रेस नहीं कर, डिप्रेशन का मेन काज क्या है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। ऐसे काम करो ना कि आप इन बातों की ओर आपका ध्यान ही ना जाए, आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर खुशी हो। किसी भूखे को किसी दिन जाके खाना खिला दोगे ना तो बहुत खुशी होगी, ठीक है। वॉलंटियर वर्क किया करो ऐसे, ठीक है। एक और चीज़ होती है ना आपका प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। दूसरों किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना थैंकफुल होना सीख जाओ, ठीक है। हम काम कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई बार हो सकता है कि हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाए। अब ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बैठे ही होते हैं कि यार ये सर ने आज कुछ गलत बोल दिया। अरे भाई हम भी इंसान हैं, ठीक है, हमसे भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, ठीक है ना। हम भी इस जो लाइफ साइकिल उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। कभी गलत करते हैं, कभी सही करते हैं, कभी गलत करते हैं, कभी सही करते हैं, हमसे भी हो जाती हैं गलतियाँ। कुछ लोग ना बैठे रहते हैं बस कि सर ने गलत कर दिया, सर ने गलत कर दिया। अरे ठीक है, ग्रेटिट्यूड रहो, पढ़ा रहे ना आपको, उसके प्रति तो रहो ग्रेटिट्यूड। और इतने तो आप समझदार हो ही कि अगर छोटी मोटी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो जाए, कुछ प्रोनाउंस करने में हम गलती कर दें तो चलता है, आप समझदार हैं, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब ना वॉट यू ईट एंड ड्रिंक कैन ऑल्सो इफेक्ट हाउ यू फील। अच्छा खाना खाओ, ठीक है। अच्छा खाना खाओगे, फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करोगे, अच्छी रूटीन फॉलो करोगे, एक्सरसाइज वगैरह डेली करोगे तो आप बेटर फील करोगे, ठीक है ना। योगा वगैरह करो, मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। अब ये एडवाइस देने वाला ना मैं बहुत गलत बंदा हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं फॉलो करता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। कुछ समय पहले तक तो मैं डेली ग्राउंड जाया करता था रनिंग के लिए, ठीक है ना, एक्सरसाइज वगैरह किया करता था। लेकिन अब जब से बारिश आना तेज़ हुई है, ग्राउंड गीला पड़ा है पूरा, दौड़ना नहीं हो पा रहा, रनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आप करो, ठीक है। घर में अगर आप कर पाओ तो योगा करो, मेडिटेट करो, ऑलराइट। इन सब चीज़ों से भी काम ना बने तो मेडिकल जाओ, मेडिकल सपोर्ट लो, ठीक है ना, दवाइयाँ वगैरह लो, मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड की गई है ना। साइकाइट्रिस्ट से मिलो, बात करो, ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा, ऑलराइट। एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसान कर ही लेता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक छोटी सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम सभी ना रामायण बहुत देखा है, सभी ने लॉकडाउन में रामायण बहुत देखा, सब धार्मिक हो गए एकदम। रामायण का एक पार्ट होता है जहाँ पर राम जो हैं, उनकी वाइफ जो है उनको किडनैप कर लिया रावण ने। अब राम जो है वो भटक रहे हैं जंगल। वो पहुँचते हैं किनके पास, पक्षीराज जटायु के पास, ठीक है ना। जटायु को रावण मार देता है, ठीक है, उनके पंख वगैरह काट देता है। तो उनका लास्ट समय चल रहा था। राम उनके पास पहुँचते हैं, जटायु को बोलते हैं, बताते हैं उनको कि प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, आपने देखा क्या मेरी वाइफ को। तो बोलते हैं कि बिल्कुल, रावण ने ले गया उठा के। तो राम उनको बोलते हैं कि आपने हमारी मदद की, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, बताइए कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह आपके लिए बुला दें, दवाई वगैरह लेके आ जाए कोई, ठीक है ना, संजीवनी वगैरह आपके लिए बुलवा दें, आपको ठीक हो जाएंगे आप। तो जटायु बोलते हैं नहीं यार, मेरा समय आ चुका है, ठीक है, अब मैं बस जाना चाहता हूँ यहाँ से। तो मैं जा रहा हूँ, आपके जो पिताजी थे वो मेरे दोस्त थे, है ना, जटायु और जो दशरथ थे वो दोनों दोस्त थे। तो बताइए वो हमें, मुझे स्वर्ग में मिलेंगे, क्या बोलना है उनसे, आपकी कुछ दशा वगैरह बता दूँ उन्हें कि कैसा है आप। तो अब देखिए ना, कंडीशन समझिए राम की, वाइफ किडनैप की जा चुकी है, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है उनके पास, वो और उनके भाई अकेले हैं, ठीक है, अभी वो सुग्रीव से नहीं मिले हैं। लेकिन उसके बाद भी राम का कॉन्फिडेंस देखिए, वो क्या बोलते हैं जटायु को कि जे मैं राम ते कुल सहित कहिन दशानंद आए। यानी कि जो मैं राम हूँ, कि जो मैं राम, यानी कि अगर मैं राम हूँ, दशरथ का बेटा हूँ, तो अपने कुल के साथ, ते कुल सहित पूरे खानदान के साथ कहिन दशानंद आए, रावण आके खुद बताएगा आपको कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस था उनका। तो यही कॉन्फिडेंस आपको भी रखना है अपने ऊपर, सेल्फ बिलीव रखें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया, छोटी छोटी मगर मोटी बातों का। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। गुड लक एंड आई विल सी यू टुमारो।